जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में। दोस्तों हम हिंदी के मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आए हैं आपके सामने, जो ये पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है, जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें भी हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखे थे। आज भी हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं, जो कि आने वाली परीक्षा समपरीक्षक, सहायक समपरीक्षक, क्षेत्रपाल, महिला बाल विकास या महिला पर्यवेक्षक की जो परीक्षा होने वाली है उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये CGPSC प्रीलिम्स के लिए भी प्रश्न हमने इनमें रखे हैं। तो ये प्रश्न जो आप करने वाले हैं वो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाने वाले हैं जो कि परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देर न करते हुए चलिए आज का हमारे सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि निम्न में जो जोड़ा विपरीतार्थक है, ठीक है, विपरीत अर्थ प्रयुक्त करता है, उनको उसको चुनना है। यहाँ पे दिया है आय व्यय, सरल कठिन, गुरु लघु और धर्म अधम। तो इसमें से जो सही उत्तर रहेगा वह है ऑप्शन डी, ठीक है। धर्म और अधम जो है सही जोड़ा नहीं है, विपरीतार्थक नहीं है। बाकी जो है एक दूसरे के विपरीत अर्थ व्यक्त करते हैं, इसलिए बाकी सब सही रहेंगे। ऑप्शन डी हमारा इस प्रश्न का जो है सही उत्तर रहेगा, ठीक है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह है बैल खड़ा है। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति पाई जाती है, ठीक है। तो बैल में जो है अमिधा लग शब्द शक्ति पाई जाती है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो। अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति है, आपको शब्द शक्ति बताना है। तो इसमें जो है लक्षणा शब्द शक्ति है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो, तो बैल में लक्षणा शब्द शक्ति है। चौथा प्रश्न देखते हैं। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है, पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, देखने में सीधा किंतु चालाक होना, ठीक है। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हम प्रश्न कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके अपने से उत्तर दीजिए, फिर जो हम उत्तर बता रहे हैं उसमें मिलाइए कि आपका उत्तर सही है कि नहीं, ठीक है। तो पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता, ठीक है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं, तो कृष्ण काव्य के प्रणेता अपभ्रंश में जो है वह है पुष्पदंत। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है उधो मोहि ब्रज विरसत नहीं, ठीक है। उधो मोहि ब्रज विसरत नहीं, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छनही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इन पंक्तियों में रस बताना है आपको। तो इन पंक्तियों में जो है हास्य रस है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चरर मरल खुल गए अरर रवस फूटों में कौन सा अलंकार है, ठीक है। चरर मरर खुल गए अरर रवस फूटों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है आपका अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा, ठीक है। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है अरे उसने तो कमाल कर दिया, ठीक है। इस प्रश्न में आपको यह कौन सा वाक्य है, ठीक है। अरे उसने तो कमाल कर दिया, यह जो है कौन सा वाक्य है आपको बताना है। तो यह जो है एक विस्मयवाचक वाक्य है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। नौवां प्रश्न देखते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो जो ब्रजभाषा है वह जो है सबसे ज़्यादा काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो इसमें से जो शब्द विशेषण है वह रहेगा फुफेरा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रह जाएगा। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम बताना है आपको, ठीक है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम बताना है। तो इसमें से जो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम रहेगा वह रहेगा ब्राह्मी लिपि, फिर आई गुप्त लिपि, फिर आई नागरी लिपि, फिर आई देवनागरी लिपि, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्रिया का मूल रूप कहलाता है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है, तो क्रिया का मूल रूप जो है वो धातु कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा, ठीक है। अगला देखते हैं। परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तो जो परीक्षा शब्द है वह कौन से वर्ग में आता है। परीक्षा जो है एक तत्सम शब्द है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए, ठीक है। आपको भूतकालिक भेद बताना है। मैं खाना खा चुका हूँ में, तो मैं खाना खा चुका हूँ में जो भूतकालिक भेद रहेगा वह रहेगा यह एक पूर्णभूत वाक्य है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा।
अगला प्रश्न है, जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सधवा। ठीक है, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं, और जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विधवा। ठीक है, तो जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहेंगे। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? बिना अर्थ बदले आपको नकारात्मक वाक्य बनाना है दिए गए वाक्य का, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन बी, उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। यह जो है बिना अर्थ बदले इस वाक्य का नकारात्मक वाक्य रहेगा। अगला है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ठीक है, वाक्य के अशुद्ध भाग का आपको चयन करना है। हमारा वाक्य है, रेखा ने अमित को आवाज़ लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। तो इसका जो इसमें से जो अशुद्ध भाग है इस वाक्य का वह रहेगा कि राहुल का दूध। राहुल का दूध नहीं हो सकता है ना, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली उपबोली का जो संबंध है वह है पूर्वी हिंदी से। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है, मजिस्ट्रेट शब्द है। मजिस्ट्रेट कौन सा शब्द है? तो मजिस्ट्रेट जो है एक कौन सा शब्द है? विदेशा शब्द है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला देखते हैं। अगला है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार इनमें से कौन सा है दिए गए विकल्पों में से? तो वो जो है अस्त्र रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला देखते हैं, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी जो है किस प्रकार का शब्द है? तो विभावरी जो है एक तत्सम शब्द है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला देखते हैं, उसने कहा मैं घर जाऊंगा। उसने कहा मैं घर जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह जो है एक मिश्र वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, तो जो मलयालम है वह भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। बाकी मराठी, गुजराती, हिंदी सभी भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। ठीक है, अनुक्रम जो है शुद्ध रूप से कहाँ पे लिखा गया है? तो अनुक्रम जो है ऑप्शन बी में सही रूप से एकदम लिखा गया है। ठीक है, यह शुद्ध वर्तनी है, बाकी जो है अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो दयानंद में जो है दीर्घ संधि प्रयुक्त हुई है। ठीक है, आप इसका हमको संधि विच्छेद जो है कमेंट में बताइएगा। दयानंद का संधि विच्छेद क्या रहेगा? दयानंद में प्रयुक्त जो संधि है वह है दीर्घ संधि। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है आपको। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय जो है प्रयुक्त हुआ है? तो बहाव में जो है आव प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही किस क्रिया किस प्रकार की है? ठीक है, उड़ रही जो क्रिया है वह किस प्रकार की है आपको बताना है। तो यह जो है एक अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको तद्भव शब्द चयन करने हैं। तो इसमें से जो तद्भव शब्द रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी, मुँह जो है एक तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है वह है, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो उसे क्या कहते हैं? उसे असाध्य कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है, हो सकता है राम का काम बन जाए। हो सकता है राम का काम बन जाए, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह जो है एक संदेहवाचक वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। शुद्ध वर्तनी का आपको यहाँ पे चयन करना है। तो इसमें जो अध्येता है ऑप्शन ए वह सही रूप से लिखा गया, बाकी जो है अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, 32वां प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? आपको स्वर संधि का उदाहरण बताना है। तो इसमें से जो है पवन, ठीक है, पवन जो है स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, द्विगु समाज का उदाहरण है। द्विगु समाज का आपको उदाहरण बताना है। तो द्विगु समाज का दो उदाहरण रहेगा, वो रहेगा त्रिभुवन। आपको पता ही होगा द्विगु समाज का पहचान क्या रहता है, जिसका प्रथम पद जो है संख्यावाचक हो। तो त्रिभुवन जो है द्विगु समाज का उदाहरण रहेगा। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में जो है एक तत्पुरुष समास रहेगा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला देखते हैं। अगला है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो वाक्य क्या है? सेठ जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वह कौन सा है? इसमें बड़े जो हैं अशुद्ध वाक्य रहेगा। सेठ जी सज्जन पुरुष हैं, इस तरीके से यह वाक्य जो है सही रहेगा। अगला है, अरे उसने तो कमाल कर दिया। ठीक है, यह किस तरीके का वाक्य है? तो यह जो है एक
विस्मयवाचक वाक्य है। यह प्रश्न जो है रिपीट हो गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है शुद्ध वर्तनी का आपको यहाँ पे चयन करना है। तो ऋषि जो है कहाँ पे शुद्ध रूप से लिखा गया है, तो ऑप्शन बी में ऋषि जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है, बाकी जो है अशुद्ध वर्तनियाँ हैं। ठीक है, 38वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है? वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्द वाले आपको विकल्प बताने हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वह रहेगा देखना और घूरना। यह क्या है? वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, देखना और घूरना। फिर अगला है दिन और दिन। ठीक है, एक छोटा ई की मात्रा वाला दिन है, एक बड़े ई की मात्रा वाला दिन है। इन शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है आपको। तो इसका जो सही अर्थ रहेगा वो रहेगा, पहला वाला जो दिन है उसका रहेगा दिवस, और दूसरा वाला जो दिन है उसका रहेगा गरीब। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं खाली कबारी। ठीक है, खाली कबारी किसकी रचना है? तो जो खाली कबारी है वह अमीर खुसरो की रचना है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी में, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम जो वो रहेगा खुसरो रहेगा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। निम्नलिखित में से अग्रस्वर नहीं है, अग्रस्वर नहीं है बताना है आपको। तो अ जो है एक अग्रस्वर नहीं है। ठीक है, अ जो है कौन सा स्वर है आपको, आप हमको कमेंट में करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है अचल शब्द का अर्थ है, अचल शब्द का अर्थ है स्थिर, और दूसरा अर्थ अचल शब्द के आपको एक अर्थ दिया हुआ है स्थिर, और एक और अर्थ है इसका आपको बताना है। तो इसका जो एक और अर्थ रहेगा वह रहेगा निश्चल। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला देखते हैं द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? तो द्विज के अनेकार्थी शब्द आप यहाँ में से 3 जो है सही रहेंगे, एक जो है नहीं है उसका अनेकार्थी शब्द, तो उसको आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, विदेह जो है द्विज का अनेकार्थी शब्दों में से नहीं आता है, बाकी ब्राह्मण, पक्षी और दांत जो है द्विज के अनेकार्थी शब्दों में आते हैं। अगला प्रश्न है वाक्य क्रम। आपको वाक्य क्रम जमाना है। ठीक है, वाक्य को क्रम में जमाना है। तो यहाँ पे जो वाक्य दिया है वह है, पहला जो भाग रहेगा इसका वह है भारत की लोकतांत्रिक। अब इसको आपको जमाना है, तो इसमें कौन सा उत्तर सही आ जाएगा? इसमें आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये कैसे जमेगा? भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल केंद्रीय तथा राज्य सरकारों तक ही सीमित नहीं है, स्थानीय स्तर पर भी यह लोकतांत्रिक है। इस तरीके से ये जो है जमेगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है, मगरमच्छ का आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो मगरमच्छ का जो स्त्रीलिंग रहेगा वह रहेगा मादा मगरमच्छ। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है राम ने शाम को मारा, राम ने शाम को मारा वाक्य में कौन सा कारक है? तो राम ने शाम को मारा इसमें जो है एक कर्ता कारक है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। वर्षा शब्द का आपको उचित बहुवचन चुनना है। तो वर्षा शब्द का जो उचित बहुवचन रहेगा वह रहेगा वर्षा ही रहेगा। ठीक है, वर्षा का बहुवचन वर्षा ही रहता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है, शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द, ये जो रेखांकित शब्द है वह आपको बताना है यह कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो यह जो है एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई कह रहा है तो कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। इस तरीके से हमारा सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। जिस दुल्हा तस बनी बारात, जिस दुल्हा तस बनी बारात कहावत का अर्थ बताना है आपको। जिस दुल्हा तस बनी बारात, इस कहावत का अर्थ आपको बताना है। तो इस कहावत का जो अर्थ है वो रहेगा जैसा मुखिया वैसे ही अन्य साथी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला देखते हैं दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद। ठीक है, दोहा और रोला के संयोग से बनने वाले छंद को क्या कहते हैं? इसको कुंडलिया छंद कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। ठीक है, उपरोक्त पंक्ति में आपको छंद बताना है। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है एक सोरठा छंद है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। भक्ति रस की स्थापना किसने की? भक्ति रस की स्थापना किसने की? तो भक्ति रस की स्थापना जो है वो रूप गोस्वामी ने की है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। किसी भी विचाराधीन पत्र के, किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण के लिए लिखी जाने वाली अभियुक्ति को टिप्पणी कहते हैं। तो टिप्पणी लिखने की कला या प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो टिप्पणी लिखने की कला या प्रक्रिया को हम टिप्पण कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है सचिवालय के सभी पत्र, सचिवालय के जो सभी पत्र हैं वो किस में लिखे जाते हैं? तो सचिवालय के सभी पत्र जो हैं उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है परिभाषिक शब्दावली तैयार करने वाली सरकारी संस्था, परिभाषिक शब्दावली तैयार करने वाली सरकारी संस्था को क्या कहते हैं? तो वह कौन सी संस्था है? उसे वह है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली की स्थायी आयोग। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। परिभाषिक शब्दावली तैयार करने वाली सरकारी संस्था जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली की स्थायी आयोग है। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में जो है 57 मात्राएं होती हैं। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला देखते हैं। अगला है किस वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सही नहीं है? किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है बताना है आपको। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं वाचाल। ठीक है, मितभाषी नहीं कहते। मितभाषी किसको कहते हैं? जो कम बोलता है। जिस स्त्री की कोई संतान न हो उसे बांझ कहते हैं। क्रम के अनुसार जो जमा हो उसको क्या कहते हैं? यथाक्रम कहते हैं। जो स्मरण रखने योग्य है उसको स्मरणीय कहते हैं। लेकिन जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, ना कि मितभाषी कहते हैं। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दैवज्ञ का अर्थ बताना है आपको। तो दैवज्ञ का जो सही अर्थ रहेगा वह रहेगा ज्योतिषी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है विदुषी का पुल्लिंग बताना है आपको। तो विदुषी का जो पुल्लिंग है वह रहेगा विद्वान। ठीक है, विदुषी जो है स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग क्या रहेगा? विद्वान रह जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है पुरुषार्थ उसी में है। यहाँ पे आपको वाक्य क्रम जमाना है। ठीक है, तो पुरुषार्थ उसी में है, तो उसके बाद ये क्या आएगा? पुरुषार्थ उसी में है जो संकट की घड़ी में कोई निर्णय लेने में संकोच नहीं करता। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है यह मुँह और मसूर की दाल। यह मुँह और मसूर की दाल कहावत का अर्थ आपको बताना है। तो इस कहावत का जो अर्थ रहेगा अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद रखना। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? तो उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार जो है स्वरों के 3 भेद किए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। अर्धमागधी अपभ्रंश में किसका विकास हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है वो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो दीर्घ संधि युक्त जो पद रहेगा वह रहेगा दैन्यारी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है बताना है आपको। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ओढ़ना में जो है उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। कपाल का समानार्थी बताना है आपको। तो कपाल का समानार्थी जो है माथा रहेगा। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है कोई इरघाट तो कोई बीरघाट का अर्थ है। कोई इरघाट तो कोई बीरघाट का अर्थ क्या होगा? तालमेल न होना। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो उपमा जो है एक शब्दालंकार नहीं है, बाकी श्लेष, वीण और वक्रोक्ति जो है शब्दालंकार के प्रकार हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? तो ये जो है अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। बिना घर का, जो बिना घर का हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम अनिकेत कहते हैं। ठीक है, जो बिना घर के जो व्यक्ति है उसको क्या कहते हैं? अनिकेत कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। निम्नलिखित जो शब्द दिए गए हैं उसमें से किसी एक का अर्थ जो है पतवार भी होता है, तो वह कौन सा है? तो पतवार जो है कर्ण का अर्थ भी पतवार होता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है चंद्रधर शर्मा, जिनको हम गुलेरी भी कहते हैं, ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना है? तो राजा मूंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कार्यालयी कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या होता है? कार्यालयी कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या होता है? नोटिंग का अर्थ होता है टिप्पणी लिखना। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो महोदय या महोदया का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है कन्यादान में कौन सा समास है? तो कन्यादान में जो है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। चिरंजन का विलोम शब्द बताना है आपको। चिरंजन का विलोम शब्द रहेगा नस्वर। ठीक है, चिरंजन का विलोम शब्द नस्वर रहेगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो माधुर्य गुण का जो है श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम आपको बताना है। तो इसका जो रहेगा वह जो है उतंड मार्तंड। ठीक है, उतंड मार्तंड जो है हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताना है आपको। तो छायावाद का जो प्रवर्तक है उसका नाम रहेगा, क्या नाम रहेगा? छायावाद के प्रवर्तक के जो नाम हुआ है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। तो शुद्ध वर्तनी इसमें से जो लिखी गई है वह है ऑप्शन
सी हमारा सही उत्तर रहेगा कवियत्री। यह जो है शुद्ध वर्तनी है, बाकी जो है अशुद्ध वर्तनीय है। अगला है प्रत्येक प्रश्न, फिर यहाँ पे आपको खाली स्थान दिया है। प्रत्येक प्रश्न 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं, रिक्त स्थान में उचित विभक्ति चिन्ह भरिए। तो प्रत्येक प्रश्न में ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। फिर है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द। तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? वीर प्रसू कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है सरकारी पत्रों में क्या अनावश्यक है? सरकारी पत्रों में जो है व्यक्तिगत शैली अनावश्यक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है राजा ने दान दिया, वाक्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो रानी ने दान दिया रहेगा, राजा का रानी हो जाएगा, ने दान दिया, ये इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है को और के लिए, को और के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो को और के लिए जो है संप्रदान कारक का चिन्ह है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज में द्विगु समास है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। नागर का पर्यायवाची, नागर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो नागर का पर्यायवाची जो है चतुर रहेगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको बताना है, तो इसमें जो रहेगा भार्या। ठीक है, आत्मजा, नंदिनी, कन्या जो है एक समान अर्थ प्रयुक्त करते हैं और भार्या जो है भिन्न अर्थ प्रयुक्त करता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है शांत रस का स्थायी भाव बताना है आपको। शांत रस का स्थायी भाव रहेगा निर्वेद। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है हिंदी के प्रथम गद्यकार, हिंदी के प्रथम गद्यकार बताने हैं आपको। तो हिंदी के जो प्रथम गद्यकार हैं वह है लल्लू लाल। ऑप्शन बी हमारे सही उत्तर रहेंगे। अगला है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है आपको। तो तपोवन में प्रयुक्त जो संधि है वह है स्वर संधि। तपोवन में स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, तो कनिष्ठ शब्द में ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, कनिष्ठ शब्द में ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, इष्ट शब्द जो है प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अगला है निम्न में कौन सा मुहावरा नहीं है? निम्न में कौन सा मुहावरा नहीं है? तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यह क्या है? एक लोकोक्ति है। ठीक है, बाकी क्या है? मुहावरे हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई। जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ आपको बताना है। तो इसका जो सही अर्थ है वह रहेगा जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो वर्ग के जो पंचम अक्षर होते हैं। ठीक है, जैसे कि क, ख, ग, घ और अंग। तो वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है वह क्या कहलाता है? वह अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आंसू का बहुवचन रूप। तो आंसू का जो बहुवचन रूप होगा वह आंसू ही रहेगा, इसलिए पद जो है बहुवचन में ही रहेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। तो इसमें आपको इसका अर्थ बताना है। ठीक है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, इसका जो सही अर्थ रहेगा वह रहेगा बुरे कर्मों का परिणाम अच्छा नहीं हो सकता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। कौन, क्या, किसने, ये सभी क्या हैं? प्रश्नवाचक हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि अगर आप लाइक करेंगे तो हमें और प्रोत्साहन मिलेगी और अच्छे आपके लिए कंटेंट्स बनाने के लिए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।